नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास शुरू करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और यह हमारी सभी परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम इतिहास पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली क्लास इतिहास की। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम इतिहास के बारे में ये जानते हैं कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इतिहास कैसा वर्ड है, इस बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले यही कि इतिहास किसे कहते हैं। तो दोस्तों इतिहास अतीत में हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। तो दोस्तों अतीत में हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या अतीत में हुई सभी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अतीत में हुई वे घटनाएं इतिहास कहलाती हैं जिनका हमारे पास लिखित विवरण है। जिस अतीत की वे घटनाएं जिनका हमारे पास लिखित विवरण है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इतिहास किसे कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक वर्ड है। दोस्तों हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ हिस्टोरिया मतलब या हिस्टोरिया नामक शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिया नामक शब्द से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों इतिहास की सबसे पहले जानकारी हेरोडोटस की एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, इससे प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं इतिहास किसे कहते हैं। आपको पता चल गया होगा, अतीत की वे घटनाएं जिनका लिखित विवरण हमारे पास है उसे इतिहास कहा जाता है और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और इतिहास एक ग्रीक वर्ड है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, अभी तक कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुराने धर्म ग्रंथ, जैसे हम कहते हैं कि महाभारत रामायण गीता, इस टाइप से और भी बहुत से ग्रंथ हैं, उनसे प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे आप मेगस्थनीज की इंडिका ले लीजिए, अल बरूनी और फहियान, इन सभी की पुस्तकें हैं। उसके बाद विदेशियों का विवरण, जैसे विदेशी जितने भी आए हैं उनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इब्न बतूता की रिहला। और उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे दोस्तों स्मारक हैं, अभिलेख हैं, इनसे जानकारी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। तो हमें इतिहास की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिनमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास एक बहुत लंबा पीरियड है भारतीय इतिहास। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। दोस्तों यह बहुत लंबा पीरियड है तो इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्राचीन भारत। दोस्तों इतिहास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास जो है वो अपने भारत का ही इतिहास पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री ही पूछी जाती है। तो हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे। तो भारतीय इतिहास, तो दोस्तों भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे लंबा पीरियड मध्यकालीन भारत का है, सबसे लंबा पीरियड प्राचीन भारत का है। सॉरी दोस्तों, सबसे लंबा पीरियड प्राचीन भारत का है। तो प्राचीन भारत को वही अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राचीन भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या है? दोस्तों सबसे पहला यही क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल वह है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं लेकिन कोई लिखित जानकारी नहीं है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी हमारे पास अवशेष तो प्राप्त हुए हमें, लेकिन उसकी कोई लिखित जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले, कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले, इस टाइप से बहुत से साक्ष्य मिले हैं, पत्थरों के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। तो
इसके साक्ष्य तो मिले लेकिन लिखित विवरण कहीं नहीं मिला, तो इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसके हमारे पास अवशेष हैं, इसका हमारे पास लिखित विवरण भी है, लिखित जानकारी भी हमें उपलब्ध हुई। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका हमारे पास अवशेष है, लिखित विवरण भी है, लेकिन उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए, पढ़ने में सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। कि आपने देखा होगा कि पहले बहुत सी जो लिपियां लिखी जाती थी उसको पढ़ने में आज तक हमें सफलता नहीं मिली, तो उसी काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत। आधुनिक भारत नहीं दोस्तों, उसके बाद तीसरा पार्ट इसका है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल दोस्तों उसे कहते हैं जिसके पास हमारे पास अवशेष इसके प्राप्त हुए हमें, और लिखित जानकारियाँ भी हमें प्राप्त हुई, और इसे हमने पढ़ने में सफलता भी प्राप्त की। तो दोस्तों, जिसे हमने पढ़ने में सफलता प्राप्त की उसे हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसमें हमें आद्य ऐतिहासिक काल में अवशेष प्राप्त हुए, लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ, लेकिन हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल में हमें अवशेष प्राप्त हुए लेकिन लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पीरियड प्रागैतिहासिक काल का है। तो प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है, पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग। दोस्तों, पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग आप देख सकते हैं कि पाषाण युग, पाषाण मतलब पत्थरों से संबंधित युग होगा, और ताम्र युग ये तांबे से संबंधित युग होगा। अब हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि ताम्र युग मतलब तांबे का। तो दोस्तों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजा गया मतलब ये पदार्थ जो था तो तांबा था। मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु तांबा था। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि दोस्तों पाषाण युग जो है उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पीरियड है। क्योंकि दोस्तों ये 5 लाख BC से और 2500 BC तक चला है, तो लंबा पीरियड है। तो पाषाण युग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपने देखे होंगे कि इनसे क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना कि पाषाण युग जो है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला पूरा पाषाण काल जिसका पीरियड था 5 लाख BC से 8000 BC तक। दोस्तों BC यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसका पीरियड था 8000 से 4000 BC। उसके बाद था नव पाषाण काल, इसका पीरियड था 4000 से 2500 BC। BC आपको हमने बता दिया कि बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा से पूर्व। उसके बाद दोस्तों ये आप देख लीजिए। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, उसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड जब 2500 ईसा पूर्व तक आपने देखा कि ये प्रागैतिहासिक काल चला, तो उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो आया उसमें सिंधु घाटी सभ्यता आई। और सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड 2500 BC से 1750 BC। दोस्तों कहीं कहीं किताबों में 2400 BC से 1700 BC तक लिखा हुआ है, तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर लगा लेना कि 2500 BC से 1750 BC सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड रहा। और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। दोस्तों वैदिक सभ्यता का पीरियड 1500 BC से 600 BC तक रहा। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक रहा, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक रहा। तो दोस्तों ये हम अभी आपको फिर से आगे बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बता रहे हैं कि हम आज प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, और प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण युग के बारे में जानकारी करेंगे। और पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में आज जानकारी करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल, ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से बताया है कि पहले हम प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद पाषाण काल। तो इस और पाषाण काल में पूरा पाषाण काल जिसका पीरियड 5 लाख BC से 8000 BC तक रहा, बिफोर क्राइस्ट तक रहा। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो पूरा पाषाण काल, इसमें मनुष्य जो था, सबसे पहले मनुष्य इसमें शिकारी हुआ करता था, और मनुष्य के मनोरंजन के साधन भी शिकार ही था। इसमें दोस्तों पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी हुआ करता था, उसके खाने का और ये सभी
मांस ही उसका साधन था खाने का और मनोरंजन का, और पत्थरों के औजार बनाकर शिकार किया करता था। दोस्तों, पत्थरों के औजार बनाकर मनुष्य शिकार किया करता था, और इसमें जो मनुष्य पत्थरों से शिकार किया करता था, ये पत्थर जो है आपने पढ़ा होगा कि क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट यानी स्फटिक, जिसे स्फटिक कहते हैं, ये एक पत्थर था, उसके बने होते थे इनके औजार, स्फटिक के बने होते थे। तो दोस्तों, इसमें मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया। तो क्वेश्चन सीधा आता है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया? तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। उसके बाद इस काल का अधिकांश भाग हिमयुग में व्यतीत हुआ। दोस्तों, इस काल का अधिकांश भाग हिमयुग में व्यतीत हुआ। उसके बाद इस काल के औजार क्या थे दोस्तों? हैंड एक्स। हैंड एक्स आप जानते होंगे क्या, किसे कहा जाता है? जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है, हैंड एक्स। उसके बाद गड़ासा या खंडक, ये इसके प्रमुख औजार थे शिकार करने के। और इसके हैंड एक्स के और गड़ासा खंडक के अवशेष, प्रथम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी से। दोस्तों, हैंड एक्स जो इनके प्रमुख औजार से, सिंपल बात यह है दोस्तों कि प्रमुख औजारों के हमें साक्ष्य बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। तो दोस्तों, औजार के जो साक्ष्य हैं हमें, वो बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी और सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, उसके बाद गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, पुरापाषाण काल के गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वप्रथम भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश से, उसके बाद नेवासा महाराष्ट्र से, और उसके बाद पल्लावरम अतिरंपकम तमिलनाडु से। इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ से औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो पुरापाषाण काल में मनुष्य मानव नहीं था, आदि मानव था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। दोस्तों, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये अंग्रेज पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की और कब की गई। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। उसके बाद अगला हमारा पीरियड आता है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, ये प्राचीन भारत में हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी करेंगे। और मध्य पाषाण काल का पीरियड हमारा 8000 से 4000 BC तक रहा है। 8000 से 4000 BC तक हमारा पीरियड रहा है। तो दोस्तों, इस काल में, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, इस काल में मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था मध्य पाषाण काल में। और उसने पशुपालन प्रारंभ किया था और सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? कुत्ता को। सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता था। और मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कब किया था? मध्य पाषाण काल से। और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ MP, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, और बाजौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन, मनुष्य के पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाजौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य। दोस्तों, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर। दोस्तों, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है कि मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर या महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है नवपाषाण काल। दोस्तों, नवपाषाण काल, इसका पीरियड था 4000 BC से 2500 BC। 2500 BC। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2500 BC के बाद में हमारा सभ्यता, वो सिंधु सभ्यता आ गई थी। तो नवपाषाण काल हमारा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा। तो दोस्तों, इस नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। आप जानते हैं कि आग का आविष्कार मनुष्य ने पुरापाषाण काल में ही कर लिया था। मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। कृषि के साक्ष्य भी इसी काल में प्रारंभ हुए। मनुष्य इस काल से मनुष्य को कृषि करने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
और इसमें सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य जो थे गेहूं और जौ की फसल, गेहूं जौ की फसल के साक्ष्य मिले हैं। और ये साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिले हैं। तो दोस्तों कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, बहुत बार पूछा जाता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है। तो दोस्तों कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई फसल गेहूं है। गेहूं, कहीं कहीं जौ भी दिया हुआ है। तो दोस्तों गेहूं और जौ, जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन हो उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगाना। तो दोस्तों कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। दोस्तों चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्रथम साक्ष्य कह लीजिए या प्राचीनतम साक्ष्य कह लीजिए, चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा, इलाहाबाद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इलाहाबाद को ही प्रयागराज नाम दे दिया गया है। तो उसके बाद सर्वप्रथम पालतू जानवर हम आपको बता चुके हैं कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। और मानव के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों मानव के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य हमें बुर्जहोम और गुफकराल, दोस्तों मानव के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य बुर्जहोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मानव के कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम और गुफकराल जम्मू कश्मीर से। दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, सीडीपी सभी सब्जेक्ट की क्लासें मिलती रहेंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसी काल में मनुष्य ने तांबे का आविष्कार किया। हमने आपको पढ़ाया था अभी ताम्र युग। तो इस काल में मनुष्य ने तांबे का आविष्कार कर लिया और उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। दोस्तों आपने अभी देखा था कि हैंड एक्स अभी पढ़ा था और स्फटिक के बने औजारों का प्रयोग करता था मनुष्य। तो इसी काल में मनुष्य ने तांबे का आविष्कार कर लिया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने तांबे का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया तथा उसके द्वारा अपनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और दोस्तों इसके साक्ष्य हमें अतिरंपकम तमिलनाडु या पल्लावरम भी कहीं कहीं दिया होता है, तो पल्लावरम अतिरंपकम तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आविष्कार कर लिया और इसके साक्ष्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें अतिरंपकम तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। 2500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने लिपि का प्रयोग शुरू कर दिया था। 2500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने लिपि का प्रयोग कर लिया था। दोस्तों आपने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वेद, पुराण और महापुराणों के और ये वेदांग इनकी सभी की रचना की जाने लगी थी। तो इसमें मनुष्य ने लिपि का प्रयोग शुरू कर दिया था। दोस्तों अब कल हम प्राचीन भारत में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल प्राचीन भारत में आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर। और दोस्तों हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्टों की क्लासें चल रही हैं और बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अब ये हमारी हिस्ट्री की क्लास, इसके साथ ही हम अभी पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।